हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। काफ़ी बड़ा बदलाव ये पॉलिसी लाने वाली है एजुकेशन सेक्टर में। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद स्टूडेंट आपका एजुकेशन सेक्टर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो वाकई में ही सराहनीय है, क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम कर रही है। ये सिर्फ एकेडमिक सेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रही है, ये आपके इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग को भी इंक्लूड कर रही है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है, इसका डिटेल में हम आज के सेशन में एनालिसिस करेंगे। क्या इसका रेलेवेंस है स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्या इसका रेलेवेंस है टीचर्स की लाइफ में, किस तरह ये टीचर्स को अफेक्ट करेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 1968 में बाय कोठारी कमीशन, जिस टाइम आपकी पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उसके बाद आपकी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, और इस टाइम पीएम थे राजीव गांधी जी। और इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी उसका नाम चेंज करके रख दिया था एचआरडी मिनिस्ट्री, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। 1992 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, लेकिन अमेंडमेंट स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं थे। उसका जो फ्रेमवर्क था 1986 से मिलता जुलता ही था। लेकिन अब आफ्टर सच अ लॉन्ग स्पैन, इतने लंबे समय के बाद 34 साल के बाद एक नई पॉलिसी आई है 2020 में। ठीक है, ये पॉलिसी स्टूडेंट किस तरह से तैयार हुई है, अब हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली था क्या कि 2017 में एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, उस कमेटी ने 2019 में ड्राफ्ट सबमिट करा, जिसे कैबिनेट ने अब पास कर दिया है। इस कमेटी के हेड थे स्टूडेंट इसरो के जो फॉर्मर चीफ हैं के कस्तूरी रंगन। ठीक है, इस कमेटी में स्टूडेंट 2 लाख से ज़्यादा लोगों के सजेशंस शामिल हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, तो काफ़ी सारे लोगों के सजेशंस शामिल हैं। ठीक है, साथ साथ स्टूडेंट इसमें एक और कमेटी का सजेशन शामिल है जिसको हेड कर रहे थे लेट टीएसआर सुब्रमण्यम। ठीक है, 2016 में भी स्टूडेंट एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र हुआ था, ठीक है, जो लागू नहीं हो पाई थी। इन सारी चीज़ों के कंसल्टेशंस के बाद, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद आपकी ये नई एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट बेसिकली आई है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये अभी कैबिनेट ने पास करी है। ठीक है, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई तरह के कानून आएंगे, कई तरह के लॉज आएंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक पॉलिसी है, ये एक फ्रेमवर्क है। इस पर अभी कोई लॉ पास नहीं हुआ है, सिर्फ ये कैबिनेट ने पास करी है, कोई लॉ नहीं बना है। ठीक है, तो अभी इस पॉलिसी के फ्रेमवर्क को हमने देखा है, और किस तरह से ये आने वाले टाइम में लागू होगी वो समय के साथ हमें पता लगेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट की, अब तक जो फ्रेमवर्क रहता था वो 10+2 रहता था, लेकिन अब वो हो गया है 5+3+3+4। कहने का मतलब है, सबसे पहले बात आती है फाउंडेशनल स्टेज की। फाउंडेशनल स्टेज में होगा क्या स्टूडेंट, 3 साल होंगे प्री प्राइमरी के, या फिर आप कह सकते हो आंगनवाड़ी के, जो इंक्लूड करेगी उन बच्चों को जो 3 से 6 साल तक के हैं। उसके बाद आपका 5 में ही स्टूडेंट जो बाकी बचे 2 साल है उसमें आएगा क्लास 1 और क्लास 2, और ये इंक्लूड करेगी वो बच्चे जो 6 से 8 साल तक के हैं। दूसरी बात, क्लास सेकंड तक इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, इसे फाउंडेशनल स्टेज कहा क्यों गया है, क्योंकि स्टूडेंट ये मल्टी लेवल पर काम करेगी। कहने का मतलब है ये लर्निंग जो है वो प्ले बेस्ड लर्निंग इंक्लूड करेगी। ठीक है, प्ले बेस्ड लर्निंग होगी, बच्चों के इंटरेस्ट डेवलपिंग में ज़्यादा ध्यान देगी। अब तक होता क्या आया है कि क्लास 1 क्लास 2 में एग्ज़ाम्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर सिलेबस दे दिया जाता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को रटना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी स्टूडेंट आपकी रोड मेमोरी पर ध्यान नहीं दे रही है, वो आप
आपके अंदर एक्चुअल में डेवलपमेंट लाना चाह रही है, मल्टी लेवल पे आपके अंदर डेवलपमेंट लाना चाह रही है, आपकी पर्सनालिटी में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ये पॉलिसी उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि जब आप अपना 12th क्लास पास करोगे तो वाकई में ही ऐसा लगे कि आपने सिर्फ अपनी एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दिया, इससे हटकर भी काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो आप में उस टाइम पर एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो ये पॉलिसी स्टूडेंट इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में। अब इसमें इंक्लूड होंगे क्लासेस 3 to 5 और 8 से 11 साल के बच्चे स्टूडेंट इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि जो क्लासरूम लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाई जाएगी, इसमें भी खेल के द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या है, 6 to 8, इसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे आएंगे। ठीक है, कुछ दिन इसमें ऐसे भी होंगे जहां पर बच्चे बैकलेस जाएंगे। ठीक है, 10 दिन बच्चे बैकलेस जाया करेंगे, जहां वो लोकल जो वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनसे कारपेंट्री सीखेंगे, पॉटरी सीखेंगे, गार्डनिंग सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनमें एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी आप कह सकते हो उनके अंदर इन्फ्यूज़ होगी। ठीक है ना। और उसके बाद आता है स्टूडेंट सेकेंडरी स्टेज 9 to 12। तो ये फोकस करता है 16 से 18 साल तक के बच्चों को। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर ये ज़्यादा ध्यान देगा, और इसमें सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस भी एट सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट इंक्लूड हो जाएंगी, जहाँ बच्चे अगर चाहें तो अपने मन से अलग प्रकार की लैंग्वेजेस जैसे जर्मन, फ्रेंच, ये सब भी सीख सकते हैं। और स्टूडेंट इसमें क्या इंक्लूड होगा कि क्लास 6 से, ठीक है, जो आपकी मिडिल स्टेज है वहाँ से कोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये एक यूनिवर्सलाइजेशन लाना चाह रही है, यानी कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं ये उन्हें मैच करना चाह रही है। बिकॉज अब तक होता क्या था कि सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बच्चा सिर्फ अपना स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर ले, ना वो स्पोर्ट्स में इतना ध्यान दे रहे हैं, ना वो किसी चीज़ में इतना ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि आप पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर आओ। ठीक है, और अब तक होता भी आया था कि स्कूल में भी अलग से आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर दी जाती थी, जिनका कोई इतना ज़्यादा आप कह सकते हो इतनी ज़्यादा वो एक्सरसाइज नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया है, जहां बच्चों में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की, अब से इसमें कोई रिजिड फॉर्मेशन इन द सेंस ये नहीं होगा कि जैसे होता था कि 10th के बाद बच्चों को 11 12 में अपनी एक स्ट्रीम चुननी पड़ती है कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्टूडेंट्स अपने मन से वो कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। अगर हम फॉरेन स्टडीज़ की बात करें, जैसे यूएसए हो गया, तो स्टूडेंट वहाँ पर आज भी ऐसा है कि 12th तक कोई भी स्ट्रीम नहीं है, स्टूडेंट अपने मन से, ठीक है, अपने मन से वो अपने कोर्सेज, अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं और पढ़ते हैं। तो इससे होता क्या है कि उन्हें पढ़ाई बोझ नहीं लगती है, वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। अब जैसे आप सोचो कि साइंस स्ट्रीम की बात है, ठीक है, तो अब तक क्या है कि फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर बच्चा चाह रहा है कि वो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़े क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स में उसका इंटरेस्ट है, तो अब ऐसा हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई भी पढ़ाई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हो तो वो नेचुरली आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट मदर टंग के बारे में। इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि कक्षा 5वीं तक बच्चों को अगर पढ़ाया जा रहा है तो मदर टंग में पढ़ाया जाए। कहने का मतलब है कि अगर बच्चा अपनी मदर टंग में सीखता है तो उसे अच्छी तरह से समझ में आता है। ठीक है, तो मदर टंग में एटलीस्ट 5वीं तक तो पढ़ाया ही जाए, और अगर हो सके तो 8वीं तक भी पढ़ाओ, इनफैक्ट उसके बाद तक भी आप मदर टंग में ही टीच करो। ठीक है, तो इस पॉलिसी में स्टूडेंट ये भी कहा गया है। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में अब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, दूसरा होता क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स में जनरली
इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, कि आप इंग्लिश में ही वो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हर बच्चे को इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होता है, हर किसी की लर्निंग कैपेसिटीज़ भी अलग होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट। तो अब यही कहा गया है इस पॉलिसी में कि जितना हो सके आप मदर टंग में बच्चों को पढ़ाओ, या फिर जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा अपनी मदर टंग में कोई भी कॉन्सेप्ट सीखता है उसे बहुत अच्छी तरह से वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी है, न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस तरह से आप इंग्लिश को बॉयकॉट कर रहे हो। कहने का मतलब है कि इससे पहले जब पॉलिसी आई थी ना स्टूडेंट्स, तो उस पॉलिसी में था कि हिंदी को इम्पोज करा ही जाएगा, लेकिन अब जब ये पॉलिसी आई तो वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया। और लेकिन इसमें ये इंक्लूड करा गया है कि 5वीं तक तो आप बच्चों को उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ, इनफैक्ट जितना हो सके वेरेवर इट इज़ पॉसिबल आप उन्हें लोकल लैंग्वेज में जो उनकी मदर टंग है उसमें पढ़ाओ, ठीक है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इंग्लिश है, पहली बात तो वो ग्लोबल लैंग्वेज है एंड दैट इज़ ट्रू, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से ये चीज़ डालेंगे कि हर जगह पर, ठीक है, ऑप्शनल है भले से, लेकिन अगर ये चीज़ बोली जा रही है कि 8वीं तक उसके बाद भी आप मदर टंग में पढ़ाओ और इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी जो कि एक मदर टंग, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ये माना जा रहा है कि आप इंग्लिश को एक तरह से बॉयकॉट कर रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज इंग्लिश का स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अब से आने वाले टाइम में, जो कि फैक्ट भी है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहाँ आप देखते हो भले से उस कंट्री की मदर टंग कुछ और हो, लेकिन वो पर्टिकुलर व्यक्ति, जनरली ऐसा देखा गया है कि आपसे कॉन्वर्सेशन कर पाएगा इन इंग्लिश, क्योंकि वो भी इंग्लिश बोलना जानता है। तो तभी कहा जाता है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की संस्कृत। हर एक लेवल पर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप पर डिपेंड करता है कि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या नहीं। इसके साथ काफ़ी सारी लिटरेचर्स भी हैं जो एज एन ऑप्शन इंट्रोड्यूस स्टूडेंट की जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि हर एक सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। SC ST OBC जितने भी बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। जो स्कॉलरशिप का जो एक फ्रेमवर्क है, जो उसका प्रोसीजर है, वो और ज़्यादा फास्ट किया जाएगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप को भी एक्सपैंड करा जाएगा सो दैट जो स्टूडेंट्स फिनेंशियली वीक हैं उनको स्कॉलरशिप की मदद से एजुकेशन सेक्टर में हेल्प किया जाए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच स्टूडेंट इस पॉलिसी में कहा गया है कि 2049 तक, ओके 2049 तक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जितने भी हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर लागू हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पर स्टूडेंट एक वर्ड पढ़ रहे होंगे, स्टैंड अलोन हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। HEI की फुल फॉर्म में मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो स्टूडेंट होता क्या है, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे हम बात करें इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। या फिर हम और कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वहाँ पर आपको वही पढ़ाया जाएगा जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड है। लेकिन अब ऐसा माना गया है, इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया है कि अब यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इंक्लूड की जाएगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी, कि यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे सच एज हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स भी अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट इंक्लूड किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि अब जो लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाई जाएगी और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की 2030 तक ये ट्राई किया जाएगा कि नियरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो कम से कम मल्टी डिसिप्लिनरी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप कर दिया जाए, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की अब से कोई यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या फिर एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन नहीं होगा। अब सिर्फ एक बॉडी रहेगी, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक एपेक्स बॉडी रहेगी पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए, फॉर एंटायर हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। सिर्फ इसमें आपका मेडिकल और लीगल एजुकेशन स्टूडेंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। दूसरा स्टूडेंट जो पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एग्जिट्स ऑप्शन के बारे में कि अब इसमें डिग्री कोर्सेज के लिए क्या करा गया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेता है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, या फिर किसी वजह से घर की परेशानियों की वजह से उसे अपना साल ड्रॉप करना पड़ता है, वो उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, राइट। तो इसके लिए भी स्टूडेंट अब एग्जिट ऑप्शंस लाए गए हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई स्टूडेंट एक साल के बाद अपने ग्रेजुएशन को छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस डिसिप्लिन में, 2 साल के बाद उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल के बाद उसे डिग्री दी जाएगी। लेकिन इस पॉलिसी में प्रेफर ये किया जा रहा है कि 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम बनाया जाए। ठीक है, जिसके एंड में डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इस 4 साल के मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम में होगा क्या स्टूडेंट की 3 साल तो आप अपनी नॉर्मल जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो करोगे, लेकिन उसके अगले 1 साल में आप रिसर्च करोगे। ठीक है ना, आप एक फील्ड पर रिसर्च करोगे। तो इसी के चलते स्टूडेंट जो एमफिल है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पहले होता क्या था कि आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे आप कोई यूजी कोर्स कर रहे हो, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद आप एमफिल कर रहे हो, उसके बाद पीएचडी कर रहे हो। लेकिन स्टूडेंट अब एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बिकॉज एमफिल में भी स्टूडेंट बेसिकली रिसर्च ही की जाती है एक पर्टिकुलर फील्ड पे। तो अब एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से कुछ एग्जिट ऑप्शंस भी इंक्लूड किए गए हैं इस नई पॉलिसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है कि सपोज आप करें कि आपने कोई कोर्स करा, ठीक है ना, लेकिन किसी वजह से आपने वो कोर्स छोड़ दिया, कोई दिक्कत हो गई या फिर कुछ भी XYZ रीज़न से आपको वो कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में होगा क्या स्टूडेंट कि आपका वहाँ पर एक क्रेडिट जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो अगर आप उसे फिर से करना चाह रहे हैं तो आपको पूरा शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की मदद से जो भी आप पढ़ चुके हैं वो डिजिटली स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ एक स्वयं पोर्टल है स्टूडेंट, बेसिकली ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, राइट। सो स्टूडेंट बेसिकली ये एक ऑनलाइन पोर्टल है बाय गवर्नमेंट, जहां स्टूडेंट को क्रेडिट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स। तो ये इनके डिग्री कोर्स के असेसमेंट में भी मदद करता है। ठीक है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये कहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट जीडीपी के बारे में। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि अब 6% ऑफ जीडीपी 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन सेक्टर पर खर्च की जाएगी। ठीक है, जो 6% जीडीपी रिकमेंडेशन है स्टूडेंट, वो उस टाइम भी कोठारी कमीशन ने 1964 में दी थी, लेकिन तब से लेके अब तक आप ये मान सकते हैं कि कभी भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। एजुकेशन सेक्टर पर जो ध्यान देना चाहिए था वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं दिया गया। ठीक है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि फिनलैंड को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे हम स्वीडन की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, ये अपनी जीडीपी का अच्छा खासा स्टूडेंट खर्च करती हैं एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन वहीं हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया की पब्लिक स्पेंडिंग है वो, अगर हम फिनेंशियल ईयर 2017-18 की बात करें तो वो सिर्फ 2.7% थी। तो आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अब तक कभी भी एजुकेशन सेक्टर पे इतना ज़्यादा खर्च
नहीं किया गया। ठीक है, कोठारी कमीशन ने तब भी कहा था कि 6% जीडीपी का आप खर्च करो एजुकेशन सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए। और स्टूडेंट, अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो काफ़ी लैक करता है कि प्रॉपर लैबोरेटरीज नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, डिजिटाइजेशन इतना नहीं है, ठीक है, आप ऑनलाइन एजुकेशन देख ही रहे हैं किस तरह से बच्चों को प्राप्त हो पा रही है, कई 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 जगह तो स्टूडेंट ये पहुंच भी नहीं पा रही है। सो हम देख सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि अगर 6% जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाता है, बिकॉज एजुकेशन सेक्टर एक नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो नेशन का फ्यूचर हैं, नेशन की आप कह सकते हैं शान है, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड बेसिकली ये है कि गर्ल्स को और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कोई भी भेदभाव ना किया जाए, इसके लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी स्टूडेंट इस पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग कर दी जाएगी वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कर दी जाएगी, ठीक है। 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो 2030 तक आपको मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन बीएड चाहिए ही होगा। दूसरा स्टूडेंट, एनसीईआरटी के कंसल्टेशन से एक एनसीएफटीई, ठीक है, 2021 ये भी तैयार की जाएगी, ये भी लागू की जाएगी। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो है स्टूडेंट वो ये है कि एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन को, एजुकेशन के उन्हें अचीव किया जा सके। ओके, सो एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि ये एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में साबित करेगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ये डालेगी एजुकेशन सेक्टर पे। दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिंग स्टेप लिया गया है। दूसरा स्टूडेंट, किसी भी तरह का डाउट मत रखना कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा केवीएस रिक्रूटमेंट पे, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा टेट पे, सी टेट पे। देखिए, अभी सिर्फ ये कैबिनेट ने पॉलिसी पास की है, ठीक है, इस पर अभी कोई कानून बनकर नहीं आया है। इस पॉलिसी ने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है कि ऐसा ऐसा आने वाले समय में होगा। अभी कई तरह के लॉज आएंगे, जो भी इसमें डिस्कस हुआ है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट पीपल, तो अपनी तरफ से कुछ भी सोच के बैठ जाना बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टूडेंट, 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन सेक्टर में खर्च होगा। अगर हम एक लॉजिक की बात करें तो नीति आयोग का ये कहना है कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बनाना है 2030-32 तक, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन चल रही है पैंडेमिक की, इसकी वजह से हर देश की इकोनॉमी हिली पड़ी है, फॉरगेट अबाउट इंडिया, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रियां परेशान हैं, तो हम तो फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है। तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को सोच के परेशान मत हो। ये मत सोचो कि मैं टीचिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं बीएड कोर्स में एडमिशन लूँ या ना लूँ। इन चीज़ों को आने में भी काफ़ी साल लगेंगे। अभी आपके लिए एक करिकुलर एक एनसीएफटीई तैयार होनी है 2021। एनसीईआरटी के कंसल्टेशन से आपका एनसीटीई पूरी तरह ख़त्म होना है, ठीक है ना। फिर आपका एक एपेक्स बॉडी आनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी समय लगेगा। काफ़ी लॉज अभी आने बाकी हैं, तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अभी एकदम किसी भी उस पर किसी भी कंक्लूजन पर जाना बेवकूफ़ी होगी। अपना तैयारी करते रहो, विदाउट किसी टेंशन तैयारी करते रहो। अगर बीएड में एडमिशन ले रहे हो तो ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है इन चीज़ों में। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये पॉलिसी के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा कि ये पॉलिसी क्या कहती है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।